नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। महाराष्ट्र में एमपी एमएलए दंपति नवनीत और रवि राणा और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी, ये सभी निर्दलीय नेता हैं जो कि राजनीतिक विचारधारा के दो छोर पे हैं। लेकिन एक चीज है जो इन तीनों के मामले में समान है, प्रशासन के जरिए सरकारों की ज्यादती। क्या बदले के लिए पुलिस राज का इस्तेमाल कर रही हैं सरकारें? इन मामलों से यही सवाल सामने आता है। नवनीत राणा और उनके पति को महाराष्ट्र पुलिस ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया और मेवानी को असम पुलिस ने पीएम के खिलाफ एक ट्वीट करने के आरोप में। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि राणा दंपति को आखिर गिरफ्तार किया क्यों गया है, उनके ऊपर क्या धाराएं लगी हैं, देखिए इस ग्राफिक्स के जरिए। नवनीत राणा और रवि राणा पर राजद्रोह की धारा है, धारा 124A, यानी कि सेडिशन के चार्जेस। राज्य सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप है। 135A के तहत मजहबों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया है। गिरफ्तारी के विरोध का आरोप है। पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप है। तो ये तमाम जो चार्जेस हैं वो नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ हैं। और दूसरी तरफ अगर आप जिग्नेश मेवानी का मामला देखें तो कांग्रेस का समर्थन करने वाले जिग्नेश मेवानी, जो कि निर्दलीय ने हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उनके ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों की गई? तो प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया था पहले, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। गुजरात से गिरफ्तार करके उन्हें पुलिस, जो असम पुलिस है, वो ले गई। 3 दिन पुलिस हिरासत में जिग्नेश मेवानी रहे और सोमवार को जमानत मिलते ही उनकी गिरफ्तारी एक बार फिर हुई, एक अलग मामले में। इस बार अधिकारियों पर हमले का आरोप लगाया गया। सामान्य रूप से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जमानती धाराओं में, यानी कि जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, अनलॉफुल असेंबली या इस तरह के विरोध प्रदर्शन को लेकर, इसमें गिरफ्तारी इनकी होनी चाहिए थी। लेकिन शिवसेना से उनका राजनीतिक मतभेद है और इसकी वजह से उन पर जो चार्जेस लगे हैं वो गंभीर आरोप हैं, सेडिशन के चार्जेस हैं, देशद्रोह, पुलिस के काम में बाधा पहुंचाना, ये तमाम आरोप लगे हैं। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप है। मेवानी की गिरफ्तारी के लिए भी कोकराझार पुलिस असम में एक छोर से भारत के दूसरे छोर गुजरात पहुंच गई, एक ट्वीट के पीछे। इसलिए सवाल उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल सियासी बदले की कार्रवाई के लिए किया जा रहा है? ये स्टेट ओवर रीच है इन दोनों ही मामलों में। तो इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे हैं, हमारे साथ इस समय जुड़ेंगे। बीजेपी से भी निरंजन शेट्टी का हम इंतजार कर रहे हैं। बट दुबे साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। शिवसेना के आप प्रवक्ता हैं और शिवसेना पर आरोप लगातार लगा रही हैं नवनीत राणा और उनके पति के, उनके साथ बदसलूकी हो रही है। संजय राउत ने तमाम तरह के बयान दिए हैं। संजय राउत ने उनको बंटी बबली कहा बार बार और 420 कहा उनको, और भी कई धमकियां दी जिसे मैं दोहराना भी नहीं चाहती हूं, पर उसके खिलाफ भी उनके ऊपर अब मामला दर्ज हो रहा है। जेल में प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं कि बदले की कार्रवाई की जा रही है। नगमा जी नमस्ते। देखिए, पूरा विवरण अगर आप समझेंगे तो इतना आसान नहीं है जितना लोग इसको दिखा रहे हैं। अमरावती की चुनी गई एक सांसद महाराष्ट्र के चुने गए एक मुख्यमंत्री को कहती है कि आप जब से मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र पर 7.5 लग गई है, और इसको दूर करने के लिए, इस विघ्न को दूर करने के लिए यदि आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपके घर आकर हनुमान चालीसा पढ़ूं। वो अमरावती से मुंबई आती हैं, बार बार ललकारती हैं, वीडियो के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। उस समय नगमा जी, पुलिस को जो उचित लगा पुलिस ने कार्रवाई की। मामला जब कोर्ट में गया और जब पुलिस के ऊपर ये फटकार लगाने की कोशिश की गई कि आपने ये कार्रवाई क्यों की, तो जज साहब ने सब कुछ समझने के बाद कहा, नहीं, पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो उचित है। उसके एक दिन के बाद फिर वो सेशन कोर्ट गए बेल के लिए, लेकिन आदरणीय जज साहब ने बेल नहीं दिया। कहा नहीं, आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैं समझ गई। नगमा जी, कहने का मतलब ये है कि देश की जनता को मैं स्पष्ट बता दूं कि ऐसे ही उठा के राजद्रोह का आरोप,
ऐसे ही पुलिस किसी के ऊपर एफआईआर ऐसे नहीं होता है। अगर आप समाज में सद्भावना बिगाड़ेंगे, उनका इतना गंभीर, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ, हमने ये जिग्नेश मेवाणी के मामले में देखा, ये नहीं कह रहे हैं हम कि सिर्फ आप ही की सरकार ऐसा कर रही है, यहाँ पर शिवसेना ये कर रही है, असम में बीजेपी की सरकार कर रही है। इसलिए जो बड़ा सवाल ये है कि ये स्टेट ओवररीच का मामला है, क्या सरकारें पुलिस या प्रशासन का इस्तेमाल जो सियासी कार्रवाई के लिए या बदले की कार्रवाई के लिए कर रही हैं? क्योंकि जो नवनीत राणा का मामला है, तो अगर हनुमान चालीसा वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर पढ़ती हैं तो आप अनलॉफुल असेंबली का या दूसरे बेलेबल ऑफेंस, ऐसा बहुत सारे जानकार कानून के कहते हैं और वकील कह रहे हैं कि ये भी बयान, ये भी उनके ऊपर धाराएं लग सकती थी। क्या इतना गंभीर आरोप था कि उनके खिलाफ जो है वो सेडिशन के चार्जेस लगते हैं? पुलिस का जो इंटेलिजेंट विभाग है उसको सूचना थी ऑलरेडी कि कहीं कोई गड़बड़ी फैला सकता है, राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है। आपको लगता है कि एक नवनीत राणा और उनके पति राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने में सक्षम थे? ये दो लोग, ये निर्दलीय विधायक हैं या इनको किसी का समर्थन था? नगमा जी, इनको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, या भारतीय जनता पार्टी की टीमें, बहुत सारी टीमें हैं, उसमें से एक टीम ये भी है। ऑलरेडी देखिए, पुलिस जो है, अगर आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, कानून पर विश्वास नहीं करेंगे, तब किस पर विश्वास करेंगे? नहीं, पर सवाल यही है आनंद जी, सवाल ये है, कानून पर विश्वास सभी का है और जो गिरफ्तारी हुई है ठीक है, सवाल ये उठ रहा है और इसके ऊपर चर्चा हो रही है, सिर्फ आपकी सरकार ही नहीं दूसरी सरकारें भी हैं, कि जहां पर जो सरकार सत्ता में है, क्या वो अपनी पुलिस का या पुलिस राज जो है नगमा जी, उनका इस्तेमाल हो रहा है सियासी कार्रवाई के लिए? नगमा जी, 1 मिनट खाली लूंगा। अगर ऐसे देखा जाए तो पिछले 2.5 वर्षों में हमारी महाविकास अघाड़ी सरकार को जिस प्रकार केंद्र की जांच एजेंसियों ने हमें परेशान किया है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो और चाहे एनसीबी हो, लेकिन फिर भी हमने सब झेला है। हम बदले की कार्रवाई नहीं करते। जो पुलिस को उचित लग रहा है वह पुलिस ने काम किया है, मामला न्यायालय में है। तो फिर तो आनंद जी, आप ये कहेंगे कि जो असम में हुआ, कोकराझार पुलिस गुजरात जाके जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी करती है अगर, तो वो भी सही है जो पुलिस को लग रहा है, तो ये भी ओवररीच का मामला नहीं है। वहां पे भी एक ट्वीट था, लेकिन ट्वीट से भी क्या धार्मिक सौहार्द बिगड़ रहा था, आरोप यही लगा है। अब चूंकि मैं न कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, न मैंने नहीं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये सही ही है फिर सरकारें जहां पर जो करें। तो ठीक है, अगर किसी के ट्वीट से कोई भड़काऊ बात से किसी समाज में सद्भावना बिगड़ रही है तो पुलिस ने अगर कार्रवाई की है, बाद में मैंने सुना कि उनको बेल भी हो गई, फिर उसके बाद दूसरे मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। तो यहाँ हम असम देखें या यहाँ महाराष्ट्र देखें? नहीं, महाराष्ट्र और असम को आप मत एक साथ जोड़िए। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र ने पिछले 2-2.5 वर्षों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की है कि यह महाराष्ट्र नहीं है, पश्चिम बंगाल की तरह हो गया है। यहाँ पर बहुत अराजकता फैल गई है। तो आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में अराजकता है? बीजेपी ऐसा कहती है। बीजेपी ऐसा यहाँ पे बीजेपी अराजकता फैला रही है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। निरंजन शेट्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। आपने ये भी कहा था, 1 मिनट सुन लीजिए, आपको बोलने का समय मिला, ये सुन लीजिए। निरंजन शेट्टी, आपके ऊपर आरोप है कि सरकार नहीं चलाने दे रहे, महाराष्ट्र में अराजकता फैला रहे, बल्कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बीजेपी ने ही अपना समर्थन देकर आगे खड़ा किया है और वो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रही है यहाँ महाराष्ट्र में। नगमा जी, सबसे पहले आनंद दुबे जी को ये बता देना चाहता हूं कि नवनीत राणा या रवि राणा ये किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। सदस्य तो नहीं है, वो निर्दलीय हैं, लेकिन उनको समर्थन बीजेपी का ये वो आरोप लगा रहे हैं कि आगे किया गया है। निश्चित देखिए, ऐसा है कि आनंद जी वो जो भी आरोप लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि एक अकेले 2 व्यक्ति यदि इस मुंबई शहर में आते हैं तो ऐसी कौन सी आपदा आ जाती है कि उनको उनके ऊपर इस प्रकार के सेडिशन के चार्जेस लगाने उनको अनिवार्य होता है? अनेक भारतीय दंड संहिता है, उसके अंतर्गत वो उनको धाराएं लगा सकते थे और उनको अरेस्ट कर सकते थे। हम भी राजनीति से जुड़े हैं, हमने अनेकों वर्षों तक इस प्रकार से निरंजन जी, आपको लग रहा है कि जो देशद्रोह का आरोप लगाया गया है इस दंपति पे, राणा दंपति पे, वो गलत है? आप कह रहे हैं कि निश्चित ही गलत है। इस प्रकार से धाराएं लगाना वो भी एक जनप्रतिनिधि के ऊपर, और मुझे लगता है कि जब उन्होंने वहां पर आने के पश्चात
बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी के घर जाने वाले थे वहां पर हम नहीं जा रहे। तो ये सब होने के बावजूद शिवसेना के लोग वहां पर आके वो लगातार वीडियो और ऑडियो संदेश भेज रही थी मुख्यमंत्री को कि विघ्न दूर करने के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो, और उनकी जो नियत थी वो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना था, ऐसा शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे भी बता रहे थे। पर मैं आपसे अब आगे बढ़ के जो मेरा बुनियादी सवाल है, सरकारें, नगमा जी मैं एक सवाल आनंद दुबे जी और इनके पार्टी से पूछना चाहता हूँ। 2 वर्ष के पहले इन्होंने मुंबई शहर में 1992 और 93 में इस प्रकार के घटनाएं की नहीं थी? तो क्या इन्होंने भी उस वक्त यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सी जगह पर महाआरती का गठन नहीं किया था, पठन नहीं किया था? तो ये धार्मिक सौदार इन्होंने बिगाड़ा नहीं था मुंबई शहर में? तो इसका आप मतलब नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि आरती भजन करना धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना इन्होंने तब किया था, इसलिए अब अगर हो रहा है तो ये सही है? अब मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ इनके मिलने के पश्चात इनको अजान और नमाज मीठी लगने लगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी बोलिए आनंद दुबे जी, अब आपको अजान और नमाज मीठी लगने लगी है? पहले आप यहाँ पर कुछ और कर रहे थे, आपकी राजनीति बदल गई है। पहले निरंजन भाई के प्रश्न का जवाब दूंगा। इनका कहना है कि ये बीजेपी के समर्थन नहीं है। नगमा जी, आपको याद होगा कि जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई उसी दिन बीजेपी के एक बड़े नेता किरीट सोमैया पुलिस स्टेशन पहुंच गए। दूसरे दिन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने दंपत्ति के साथ बदसलूकी की, उनको पीने के लिए पानी नहीं दिया, जबकि मुंबई पुलिस के कमिश्नर संजय पांडे जी ने वीडियो ट्वीट किया कि एक बढ़िया चाय और बिस्लरी का पानी उन्हें पिलाया जा रहा है। वो तो एक दूसरा सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ जो इन्होंने कहा कि अब आप जब कांग्रेस के साथ मिल गए हैं और जो आपकी एक अलायंस है, तब आपकी राजनीति बदल गई है और आपको अजान मीठी लगने लग गई है। आप पहले कुछ और आप आरती कर रहे थे। मूल विषय यही है, यह एक ऐसी इमेज तैयार करना चाहते हैं हमारी कि हम हिंदू विरोधी हैं और ये बहुत बड़े हिंदूवादी हैं। इसीलिए कल आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि ये जो घंटाधारी हिंदुत्व है ना, उससे भारी हमारा गदाधारी। संजय राउत क्यों लगातार धमकी दे रहे हैं उनको, राणा दंपति को, और क्यों बंटी बबली और 420? देखिए, संजय राउत जी की बात करने का एक तरीका है, हर आदमी का अपना एक स्टाइल होता है। तो वो कोई धमकी नहीं दी है। नहीं, नगमा जी एक मिनट, उन्होंने कोई धमकी नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि संजय राउत जी ये कहते कि उनको स्मशान भूमि में गाड़ देंगे जिंदा एक महिला को। मेरी बात पहले आपत्तिजनक बात नहीं थी। निरंजन जी पहले बात कंप्लीट। आदरणीय संजय राउत जी ने संजय राउत जी स्वयं सांसद है। आनंद जी, क्या एक सांसद दूसरे सांसद के इस प्रकार? चलिए, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। मैं एक जो हमारा मूल सवाल है, निरंजन जी, मैं पहले आपसे पूछ रही हूं। आपने ये कहा कि यहां पर जो हो रहा है ये सरकार एक तरह से बदले की कार्रवाई करे, पर निरंजन जी ये बताइए कि असम में जो हुआ वो क्या है? एक ट्वीट के पीछे कोकराझार पुलिस जो है वो पहुंच जाती है, दूसरे छोर पे गिरफ्तारी होती है मेवाणी की। एक ट्वीट जिसको डिलीट कर दिया गया, क्या उसके ऊपर इस तरह के चार्जेस लगाना वहां पे वाजिब है? उसके बाद वो छूटते हैं, फिर दूसरे आरोप में गिरफ्तार होता है जिग्नेश मेवाणी। ये क्या, इसको क्या कहेंगे? क्या यहां पर सरकार ये स्टेट ओवररीच है या नहीं? देखिए, जिग्नेश मेवाणी जी का पूर्व इतिहास किस प्रकार से रहा है, वो इसके पहले कांग्रेस से जुड़ने से पहले किस व्यक्तियों के साथ जुड़े थे और किस प्रकार से कार्रवाई से जुड़े थे। इसलिए अगर वो एक ट्वीट करते हैं तो उसके ऊपर उनकी इस तरह की गिरफ्तारी और उसके बाद आप उनको जेल में ये तरह तरह के आरोपों में डालते रहेंगे, इसको आप जस्टिफाई मुझे लगता है कि यदि उसके पश्चात आपने ही बताया कि उनको बेल भी मिली है, फिर दूसरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है। अगर दूसरे मामले में गिरफ्तारी हुई है तो क्या हमने सेडेशन चार्जेस लगाए? गिरफ्तारी हुई है, निश्चित ही वो उनको अधिकार है कि वो वहां पर उनको बेल मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अगर पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है तो उनके पास वो अपना अधिकार भी है अपना पक्ष रखने का। जी जी, उनके पास अधिकार है। कार्रवाई वहां पे भी हुई है, कार्रवाई यहां पे भी हो रही है, और दोनों जगह ये जाहिर है कि यहां पर सरकारें जो हैं वो एक राजनीतिक, जैसा लगता है कि बदले के लिए इस्तेमाल करें। क्या पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल सियासी बदले की कार्रवाई के लिए किया जा रहा है? ये हमारा सवाल है और दोनों जगह पर यही दिख रहा है। आनंद दुबे जी, निरंजन शेट्टी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए। इस वक्त 5 की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक और बड़ा मुद्दा, 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपील की है, देखिए ब्रेक के बाद।
लगातार बढ़ते नफरती बयानों और नफरत की सियासत को लेकर देश के 100 से ज्यादा पूर्व आईएएस ऑफिसर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखा है। खत लिखने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टीके नायर से लेकर दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग और पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह तक शामिल हैं। इस चिट्ठी में कहा गया है कि हम देश में नफरत से भरी तबाही का एक उन्माद देख रहे हैं, जहां पर बलि की वेदी पे न सिर्फ मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य हैं, बल्कि संविधान भी है। चिट्ठी में कहा गया है कि पूर्व लोक सेवकों के रूप में हम खुद को इतने तीखे शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तेज गति से हमारे पूर्वजों द्वारा तैयार संवैधानिक इमारत को नष्ट किया जा रहा है, वो हमें बोलने और अपने गुस्से को, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने को मजबूर करता है। तो चिट्ठी लिखने वालों में 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं और उनमें से एक हैं केपी फैबियन, जो पूर्व राजदूत रहे हैं भारत के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, नमस्कार और धन्यवाद समय देने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो चिट्ठी लिखने की सोची है, उसका क्या प्रोवोकेशन था? आप तमाम लोग इकट्ठे हुए और ये चिट्ठी लिखी है, या आपको कौन सी ऐसी वजह दिख रही थी जिसके लिए आपको ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि अभी माइनॉरिटीज को और एंडेंजर्ड स्पीशीज है, दलित्स को तो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, लेकिन उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी एंडेंजर्ड है। और भारतीय जनता पार्टी अभी रूल करता है, लेकिन सारे भारतीय जनता के लिए नहीं रूल करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मामला है, इसलिए हमने बेहद स्पष्ट रूप में एक्सप्रेस किया हमारा दुख और हमारा कंसर्न्स। जी, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी तो रूल कर रही है, लेकिन सारे जनता के लिए नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का ये लगातार कहना रहा है कि सबका साथ सबका विकास, और वो कह रहे हैं कि सबको बराबर के अधिकार हैं, तो कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है धर्म के आधार पे। देखिए, हेडलाइंस में हेडलाइंस कैप्चर करना तो आसानी है, लेकिन जो प्रभाषण करता है, कैसे करता है, डिक्लेयर करता है, वैसे काम भी करना है। और जब काम होता नहीं है, जब पुलिस के तरफ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ और दूसरे लेवल में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप में बातचीत करना है। उन्होंने अभी तक किया नहीं है। जी, आप लोगों ने चिट्ठी में क्या मुद्दे उठाए हैं सर, और आप प्रधानमंत्री से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद है आपको? हमारा प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री विल स्पीक आउट, बट वेदर ही विल स्पीक आउट और नॉट, आई डू नॉट वांट टू प्रेडिक्ट। जी, आप लोग चाह रहे हैं इस चिट्ठी के जरिए कि प्रधानमंत्री कुछ मुद्दों पर बोलें, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलें, और इन जो ये मामले हैं उनके खिलाफ बोलें। क्या आप कुछ ऐसे मामलों के बारे में आप यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहेंगे जिससे आप लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत है? हाँ जी, जरूर। हमने बहुत दफा सोचा ये लेटर लिखने के पहले, और हमने देखा कि लेटर लिखना जरूरी बात है। और हमारा प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री कुछ करेगा, लेकिन करेगा न करेगा मुझे जानता नहीं है। हाल के दिनों में ऐसी क्या घटनाएं हुई हैं जिससे आपको लगा कि माइनॉरिटीज पे हमला हो रहा है और संविधान पे हमला हो रहा है? आज के दिनों में बेहद हमला हो रहा है, और कुछ करेक्टिव एक्शन। एक डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ है कि जब कुछ ठीक ना होता है, करेक्टिव एक्शन हो सकता है। ये तो होता नहीं है, वही बात है। तो जैसे ये लगातार अजान, हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर की राजनीति है,
ये एक मुद्दा जो है वो दिखाई दिया है। यहाँ पर दिल्ली में जहांगीरपुरी में एक घटना हुई, जो रिलीजियस जुलूस वगैरह निकल रहे हैं उस समय। तो ऐसी और क्या घटनाएं हैं? और संविधान के ऊपर आप लोगों ने कहा है कि संविधान को लगता है कि खतरे में है, तो कोई इंसिडेंट ऐसा जो आप लोगों को, आपको बहुत पर्सनली लगा हो कि इसके ऊपर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए? देखिए, एक डेमोक्रेसी में जो कुछ हुआ, बुलडोजर डेमोक्रेसी, वो ठीक नहीं है। बुलडोजर राज डेमोक्रेसी नहीं है। अगर कोई लोग पब्लिक लैंड प्रॉपर्टी में एंक्रोच किया है तो उनको नोटिस देना है, और नोटिस दे के एक्शन कर सकता है, लेकिन नोटिस के बिना। और दूसरी बात है कि ये लोगों को चूज किया क्यों? ये लोग एक कम्युनिटी में है, इसलिए चूज किया। बहुत इंस्टेंसेस है ऑफ एंक्रोचमेंट, लेकिन ये चूज किया क्यों? तो इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। जरूर वो बोलना चाहिए था। कैपिटल में हुआ है, हम सबको जानते हैं, और सारा मीडिया, भारत का मीडिया और मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मीडिया भी उसके बारे में बातचीत किया है। तो प्रधानमंत्री का बोलने का जरूरत था। जी, तो आप लोगों ने इसके ऊपर काफी विचार किया और उसके बाद तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, इस उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे या बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केपी फैबियन हमसे बात करने के लिए। 5 की बात में एक ब्रेक के बाद, क्या अब राज्य करेंगे डीजल और पेट्रोल पर टैक्स में कटौती? रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा है, और इसी के बहाने रूस और एक तरह से पश्चिम के बीच जो युद्ध छिड़ा है, उससे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर दुनिया में काफी परेशानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उन सभी राज्यों को सुनाया है जिन्होंने नवंबर में अपील के बाद भी वैट नहीं घटाया। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सभी राज्यों से वैट घटाने की अपील की है। कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की और उसमें कहा कि आज की जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, उनमें केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, सामंजस्य पहले से ज्यादा जरूरी है। युद्ध की परिस्थिति से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले नवंबर में अपनी एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। इसलिए राज्यों से आग्रह किया गया था कि वो अपने यहाँ भी टैक्स कम करें। कुछ राज्यों ने तो अपने यहाँ टैक्स कम कर दिए, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा आग्रह है कि देश हित में राज्य भी टैक्स कम करेंगे, तभी जनता को फायदा होगा। पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही है। ये संकट, वैश्विक संकट, अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। और आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। रणदीप सुरजेवाला ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और कहा है कि मोदी जी, ना आलोचना, ना ध्यान भटकाना, ना जुमला।
कांग्रेस सरकार के समय एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर, डीजल पे 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर। और मोदी सरकार में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर, डीजल पर 21 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर। कृपया पेट्रोल पर 18 रुपए 42 पैसे और डीजल पे 18 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर की एक्साइज बढ़ोतरी वापस लें। और पेट्रोल डीजल के ऊपर राज्य सरकारें वैट घटाती हैं या नहीं, ये देखना होगा। प्रधानमंत्री ने ये अपील की है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात वही अतिक्रमण की जो आजकल हर जगह पे चल रहा है। अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को लगातार घेर रही है और इस सिलसिले में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता अलवर में जुटे हुए हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाल रहे हैं। उनके साथ यात्रा में बड़ी संख्या में साधु, भगवाधारी सब नजर आ रहे हैं। बीजेपी की मांग है कि मंदिर तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका स्थानीय कांग्रेस विधायक की रही है, इसलिए उनकी विधायकी खत्म की जानी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि विधायक कांग्रेस का है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि नगर पालिका चेयरमैन बीजेपी से हैं, इसलिए उन पर आनन फानन कार्रवाई हो गई है। इन घटनाओं को लेकर खासतौर पर जो अलवर में घटना हुई, राजगढ़ के कस्बे में 300 साल पुराने शिव मंदिर को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया, एक पुअर सा डिफेंस लेते हुए, कमजोर सा बचाव करते हुए उन्होंने बीजेपी के बोर्ड को आरोपित किया। लेकिन समिति ने जो पेपर प्रस्तुत किए उससे कांग्रेस की पोल खुलती है। इसलिए 5 तारीख को 5 मई को भारतीय जनता पार्टी अलवर में राजगढ़ की घटना को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन वहां कलेक्ट्रेट पे करेगी। वहां सभी लोग, पार्टी के कार्यकर्ता इस राजगढ़ की घटना पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और एक ब्रेक के बाद दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर इलाके में एमसीडी के सर्वे से बड़ी है हलचल, आखिर क्यों? जहांगीरपुरी में बुलडोजर का मामला अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है और इसी बीच दिल्ली नगर निगम एक सर्वे कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये सर्वे अतिक्रमण की पहचान के लिए किया जा रहा है, लेकिन असल में एमसीडी के अधिकारी उन जगहों की पहचान कर रहे हैं जहां पर बांग्लादेशी या रोहिंग्या रहते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी अगले एमसीडी चुनाव में इससे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है ताकि वक्त पड़ने पर इन्हें यहां से हटाया जा सके। इसी कड़ी में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकारी आज जैतपुर में सर्वे करने के लिए निकले। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें जो भी इंक्रोचमेंट है या जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको हटाने की बात की जा रही है। आप देखें कि यहाँ पर जैतपुर में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर हैं, उनके साथ में कमिश्नर हैं और उनकी पूरी टीम है जो सर्वे कर रही है। ये सर्वे अचानक किया जा रहा है। दिल्ली में कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है और उन जगहों पर सर्वे किया जा रहा है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा जो मेयर है यहाँ के और उनसे पूछूंगा। आप देखें कि ये पूरा इलाका है, ये जैतपुर का इलाका है जहाँ पर ये सर्वे किया जा रहा है और इस सर्वे में 12 जगहों को पूरी दिल्ली में चिन्हित किया गया है जिसमें जैतपुर का इलाका भी है। और जो मुकेश सूर्याम है जो यहाँ के मेयर हैं, उनसे बात करते हैं और पूछेंगे कि आखिर ये सर्वे किस लिए किया जा रहा है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और उसको देखते हुए उसके ठीक पहले ये सर्वे किया जा रहा है। अभी जहांगीरपुरी का मुद्दा शांत नहीं हुआ था, लेकिन एमसीडी के अधिकारी अचानक से एक बार फिर सर्वे करने निकल पड़े हैं। ये कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है, लेकिन सर्वे करने के लिए ये लोग यहाँ पर निकल पड़े हैं। आप देखें कि तमाम जो जगह हैं यहाँ पर जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि बुलडोजर कब चलेगा ये देखना होगा। मुकेश जी, ये सर्वे किस लिए हो रहा है?
ये तो रेगुलर मेरा इंस्पेक्शन रहता है, अरवाड़ों में जाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर काफी शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पे भारी संख्या में रोहिंग्यों ने बांग्लादेश सरकारी जमीन पे अवैध अतिक्रमण करके अपने घर बसाने का काम करे, यहाँ पर अनऑथराइज्ड कॉलोनियां काटी जा रही हैं। तो उसको आज सर्वे हमने रखा, उसको देखने का काम करेंगे, उसको सर्वे करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। ये तो बहुत दिन से रह रहे हैं यहाँ पर, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की आप लोग? देखिए, राज्य सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है। राज्य सरकार की ड्यूटी बनती है, राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की कॉलोनी ना बसे, इस तरह की कॉलोनी ना कटे, लेकिन राज्य सरकार हर तरह से हर पहलू पर फेल है। इसलिए किया जा रहा है कि एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए अचानक से आपने बांग्लादेशियों का और रोहिंग्याओं का मुद्दा उठा दिया है। चुनाव तो आते जाते रहते, हम कभी चुनाव की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं, इसलिए काम के आधार पर हम राजनीति कर रहे हैं। इस इलाके में क्या केवल रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या बाकी सबके खिलाफ कार्रवाई? मैंने आपको बताया, जो भी अवैध अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, उन सब पर जाकर हम लोग उनको सबको हटाने का काम करेंगे, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। कोई अनुमान है कितने लोग यहाँ पर रह रहे होंगे इस तरह से? अभी आप साथ चलते रहिए, देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल, ये है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्याम का कहना यह है कि जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहा है उसको यहाँ से हटाया जाएगा। खास बात यह है कि एमसीडी चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने जो जिसके अंडर ये एमसीडी आती है उसने ये मुद्दा बनाया है और देखना होगा कि क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है, बुलडोजर कब चलता है। लेकिन फिलहाल एक मुद्दा बना दिया गया है और जिसमें कहा जा रहा है कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उनको हटाया जाएगा। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ में मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पाल पोस कर बढ़ावा दे रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उसके शासन वाली दिल्ली नगर निगम लोगों को धमकी दे रही है कि पैसे दो वरना बुलडोजर से आपका मकान, आपकी दुकान तोड़ देंगे। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज अपने मुख्यालय से बीजेपी मुख्यालय की ओर एक विरोध मार्च निकाला। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाए गए थे और तभी से बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस बुलडोजर या अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर आमने सामने है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के लोग घर घर जाकर लोगों को डरा रहे हैं कि आप पैसा दीजिए नहीं तो आपकी मकान, दुकान बुलडोजर से तोड़ देंगे। और एक तरह से आम आदमी पार्टी उगाही का आरोप बीजेपी पर लगा रही है क्योंकि दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का शासन है। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने मुख्यालय यानी कि आम आदमी पार्टी का आईटीओ पे जो हेडक्वार्टर है वहां से बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ मार्च कर रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दुर्गेश जी, पहले तो प्रायोजन बताइए कि आज ये प्रोटेस्ट क्यों बुलाया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहा है, एक एक गली में जा रहे हैं, कह रहे हैं जी आपका छज्जा बढ़ा हुआ है, आपकी सीढ़ी बढ़ी हुई है, आपका फाटक बढ़ा हुआ है, आपने ये तल्ले बना लिए, 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, 15 लाख रुपए दो, आपके घर पे बुलडोजर चला देगा, नहीं दिया आपने। हम इसका विरोध करने आए। पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी गुंडागर्दी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, हम इसका विरोध करने आए हैं यहाँ पे। अब एक एक घर में जा रहे हैं, किसी भी विधानसभा में आप चले जाओ, करोल बाग में चले जाओ, रोहिणी में चले जाओ, बदरपुर में चले जाओ, मेहरौली में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर घर से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, एमसीडी का चुनाव टल गया, अब इनको पता है 8-9 महीने बाद फिर से एमसीडी का चुनाव होगा। अब इस 8 से 9 महीने में एक एक वार्ड अध्यक्ष को टारगेट मिला है, एक एक पार्षद को टारगेट मिला है, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष तक को टारगेट मिला है, कितने करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिल्ली से देना। हम इसका विरोध कर रहे हैं, इस गुंडागर्दी का विरोध कर रहे हैं। भैया बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी उगाही कर रही है, बीजेपी कह रही है आप लोग रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, अतिक्रमण करवा रहे हैं। पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार है दिल्ली के अंदर, उन्हें जब रोहिंग्या और बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहे। अब जब चुनाव एमसीडी का आने वाला था, जिस वक्त चुनाव होने वाला था, उन्होंने चुनाव पीछे को धकेल दिया और आज वो बहाना बना रहे चुनाव पीछे को करने के। जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको आगे जाने की इजाजत नहीं है और यहीं पर खड़े होकर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।